नमस्कार। आज हम लोग पीसीओडी के तीसरे वीडियो पे आ चुके हैं और आज हम लोग बात करेंगे कि पीसीओडी के केसेस में हम अपनी जीवन शैली में क्या बदलाव करें ताकि हम पीसीओडी को खुद ही मैनेज कर सकें और हमें किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि पीसीओडी एक जेनेटिक बीमारी है जिसकी डायबिटिक जीन से और मोटापे से सीधा सीधा रिलेशन है। तो अगर हम किसी तरीके से अपने मोटापे को कंट्रोल कर सकें या अपनी जीवन शैली को ठीक कर सकें तो हम पीसीओडी को बहुत हद तक मैनेज कर सकते हैं। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे पीसीओडी के इलाज के लिए तो सबसे पहला इलाज जो डॉक्टर आपको बताएंगे वो आपको बताएंगे गुड लाइफस्टाइल। वो आपको वजन कम करने के लिए कहेंगे, डाइट कंट्रोल करने के लिए कहेंगे और एक्सरसाइज के लिए कहेंगे। और यही पीसीओडी के ट्रीटमेंट का मूल मंत्र है। ये आप बात समझ लीजिए कि अगर आपने ये कर लिया तो आपको जिंदगी भर किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम थोड़ा थोड़ा समझते हैं कि कैसे हम अपने वजन को कम करें या कैसे हम अपनी जीवन शैली को सही करें। इसके दो कंपोनेंट हैं। पहला है संतुलित आहार या डाइट कंट्रोल और दूसरा है एक्सरसाइज। जो वेट लॉस होता है या जो वेट मैनेजमेंट है वो सीधा सीधा गणित है, पूरा गणित है। जितना आप खाओगे और जितना आप खर्च कर रहे हैं, अगर आप कम खा रहे हैं और खर्च ज्यादा कर रहे हैं तो वजन कम होगा। इसमें कोई बहुत बड़ा इसमें कोई साइंस नहीं है। एक और जो मैं यहाँ पे मिथ क्लियर करना चाहूंगी आप लोगों का, बहुत सारे पेशेंट्स आके हमें कहते हैं कि क्योंकि मुझे पीसीओडी है इसलिए मैं पतला नहीं हो पा रही हूँ या इसलिए मेरा वजन कम नहीं हो रहा है मैडम, मुझे हार्मोनल प्रॉब्लम है इसलिए मेरा वेट गेन होता जा रहा है। ये बात नहीं है, इसका बिल्कुल उल्टा है। क्योंकि हमारा वजन कम नहीं हो रहा इसलिए हमें पीसीओडी है। पीसीओडी की वजह से वजन नहीं है, वजन की वजह से पीसीओडी है। इस बात को आपको समझना होगा और आपको अपने वजन पे और अपने जीवन शैली पे ध्यान देना होगा। तो पहले आते हैं डाइट कंट्रोल पे या संतुलित आहार पे। देखिए, बेहतर तो ये होगा कि आप किसी प्रोफेशनल डाइटिशियन या आहार विशेषज्ञ की राय ले लें। आजकल बहुत हेल्प अवेलेबल है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, बट किसी ना किसी अगर आप स्पेशलिस्ट के अंडर में रहते हो तो आपका डाइट कंट्रोल करने की क्षमता बढ़ जाती है। जैसे हम सबको पता होता है कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, फिर भी हम उसे फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि हमारे सिर पे कोई नहीं बैठा है उसको मॉनिटर करने के लिए। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो बजाय किसी डॉक्टर की सलाह में इन्वेस्ट करने के एक डाइटिशियन के कंसल्टेशन में इन्वेस्ट कीजिए। दूसरा मैं आपको ये कहूँगी कि आजकल स्मार्टफोन में बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल हैं जिसमें आप अपनी कैलोरी काउंट कर सकते हो। एक अपनी डाइट डायरी अपने फोन पे ही मेंटेन करना शुरू कर दीजिए। बहुत सारे ऐप्स हैं जैसे ओबीनो है, हेल्दीफाई है और भी बहुत सारे होंगे। आप अपने फोन के हिसाब से कोई भी ऐप डाउनलोड करो और डेली का उसमें डाइट चार्ट बनाना शुरू कीजिए। डेली लिखिए आपने क्या खाया, सिर्फ लिखिए और उससे देखिए कि आपने कितना खा लिया। ठीक है, हमें एम ये करना है कि हम एक दिन में 1200 से 1400 कैलोरी से ज्यादा खाना ना खाएं। तो जब हम उसको काउंट करने लगते हैं, हमें दिन भर का दिखता है कि अरे हमने इतना खा लिया, तो हमें समझ आता है। नॉर्मली अगर हम उसको काउंट नहीं कर रहे हैं, हम उसे मॉनिटर नहीं कर रहे हैं, तो हम इतना ध्यान उस चीज पे नहीं दे पाते हैं। ठीक है, आप खाने की बात करते हैं कि हम खाने में क्या खाएं, तो मोटा मोटा 3 तरह का खानों के प्रकार होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। ये हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट भी थोड़ा फैट बढ़ाते हैं और फैट तो फैट बढ़ाता ही है। तो मेनली हमें प्रोटीन डाइट का इंटेक को थोड़ा सा बढ़ाना होता है। ठीक है, अब ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है लेकिन प्रैक्टिकली कैसे करें? तो प्रैक्टिकली मैं आपको कुछ थोड़े से टिप्स देना चाहूंगी जो मैंने अपने पेशेंट्स में देखा है कि ये थोड़े यूजफुल हैं। ठीक है, जिसमें एक है भूसी का इस्तेमाल। हमें अपना फाइबर ज्यादा बढ़ाना है। जो आटे की छानन होती है जिसे हम भूसी कहते हैं, अगर आप अपने आटे के अंदर भूसी को मिला लेंगे या आप डेली जो आटा मार रहे हैं, 2 हिस्सा नॉर्मल आटा लिया और 1 हिस्सा भूसी लिया। आजकल मार्केट में पैकेट बंद अच्छी खासी भूसी मिलती है जैसे बैगरीज और काफ़ी और कंपनियों की मिलती है। तो उससे क्या होगा कि आपकी रोटी मोटी हो जाएगी और वो क्योंकि इतनी फिलिंग होगी बिकॉज भूसी है तो आपको ज़्यादा भूख भी नहीं लगेगी। पर हाँ, वो रोटी थोड़ी सख्त होती है। तो सलाह जो हम लोग अपने पेशेंट्स को देते हैं कि आप उसमें लौकी या मूली या कोई भी चीज़ कस के उसको आटे को मार सकते हो ताकि वो आटा थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। उससे आपकी कार्बोहाइड्रेट या गेहूं की मात्रा थोड़ी कम हो जाएगी और भूसी की मात्रा थोड़ी सी बढ़ जाएगी। आपका बावल भी बहुत अच्छे से साफ होगा, आपकी कब्जी भी दूर हो जाएगी। ठीक है, तो ये उन पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है जिन्हें कब्जी की भी शिकायत रहती है। इसके अलावा प्रोटीन के इनटेक को बढ़ाने के लिए अपनी वेजिटेरियन डाइट में आप आटे में सोया का आटा मिला सकते हैं। सोया बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। आपने 2 हिस्सा नॉर्मल आटा हिस्सा ले लिया, 1 हिस्सा सोया आटा ले लिया। आप बेसन मिला सकते हैं,
इसके अलावा आप अलग तरीके के जो ग्रेन्स हैं और जो हमारे आहार हैं, गेहूं के अलावा बाजरा, रागी, जौ, ज्वार, इन सब का भी सेवन हमें करना चाहिए। फ्रैंकली स्पीकिंग, गेहूं हमारे देश का मूल आहार नहीं है। हमारे देश के मूल आहार बाजरा, रागी, जौ, ज्वार होते थे। जब से हम गेहूं पे शिफ्ट हो गए अंग्रेजों के आने के बाद से, तब से हमारे देश में थोड़ा सा मोटापा बढ़ने लग गया है। तो ये एक चेंज है जो आप अपनी बेसिक एक स्टेपल डाइट जो रोटी होती है, रोटी में कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड टिप मैं आपको देना चाहूँगी कि चीनी, जहाँ भी आप देखें सफ़ेद चीनी से बनी हुई कोई भी चीज़, आपके मन में एक ख्याल आना चाहिए कि चीनी जहर है, शुगर इज़ पॉइजन। तो कोई भी रिफाइंड शुगर वाली चीज़ें आपको बंद करनी है किसी भी हाल में, ठीक है। इसके अलावा और अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाने के लिए नाश्ते में बजाय ब्रेड्स एंड रोटी वगैरह लेने के, पास्ता, पिज़्ज़ा, ये सब मैदा होता है, बिल्कुल आप सफ़ेद मैदा वाली चीज़ें मत खाइए। आप बेसन का चीला ले सकते हो, आप दाल का चीला ले सकते हो, आप सोया की चीज़ें भी ले सकते हो, आप एग वाइट ले सकते हो। जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो लोग एग वाइट भी ले सकते हैं। ये चेंजेस अपने थोड़े थोड़े अपनी डाइट में कीजिए। इसके अलावा चावल के अगर आपको शौक है तो बेटर होता है कि जो मोटा वाला चावल होता है, जो ब्राउन राइस जिसे हम कहते हैं, अनरिफाइंड राइस जो होता है, वो आप लें। चावल बना भी रहे हैं तो उसका मांड निकाल दें, उसका पानी निकाल दें, तो काफ़ी ज़्यादा स्टार्च तो उसी से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये चेंजेस थोड़े से आप अपनी डाइट में कीजिए। इसके अलावा आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग का बहुत ज़्यादा इट हैज़ कम इनटू योर वे ऑफ लाइफ। उसका मतलब ये होता है कि 16 घंटे खाली पेट रहना है, मतलब फास्ट रखना है, और 8 घंटे खाना है, ठीक है। ये अभी रिसेंट 2-4 साल के अंदर इस पर बहुत रिसर्च हुई और ये देखा गया है कि हमारी बॉडी जब खाली पेट रहती है तो बहुत सारे टिश्यूज़ को हेल्प करने में उसको मदद मिलती है, ठीक है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि हमारी संस्कृति में, हमारे कल्चर में तो ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। अगर हमें ध्यान हो तो हमारी जो मम्मी, नानी, दादी होती हैं या होती थी, वो कितने व्रत रखा करती थी, कितने सारे व्रत हमारे कल्चर में ही हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है? व्रत ही तो है कि सुबह नहीं खाया आपने, सीधे शाम को खा रहे हो, ठीक है। तो आप हफ्ते में कोई एक व्रत रखना शुरू कर सकते हो, 1 या 2 व्रत रखना शुरू कर सकते हो। दैट विल रियली हेल्प यू। नाउ कमिंग टू द एक्सरसाइज कि आप व्यायाम क्या करें या वर्जिश क्या करें। तो ये बात है कि कम से कम 5 दिन हफ्ते में आपको एक्सरसाइज करनी ही है, और एक्सरसाइज ऐसी करनी है जिससे हार्ट बीट तेज हो, अच्छी वाली एक्सरसाइज करनी है। सिर्फ सिंपल योगा या बस ऐसे ही टहल लिए मोबाइल कान में लगा के, उससे हमारा बात नहीं बनेगा। आपको वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, डांसिंग, एरोबिक्स, स्विमिंग, जो आपको पसंद है आप कीजिए। आपको जो पसंद है आप बदल बदल के भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, पर आपको करना है, बहाना नहीं बनाना है। और कोशिश ये कीजिए कि आपकी जो जीवन शैली है उसी में इतनी फिजिकल एक्टिविटी आ जाए जिससे आपको नॉर्मल एक्सरसाइज करने की भी जरूरत ना रहे। जैसे आप अगर अपने ऑफिस जा रहे हैं तो गाड़ी बहुत दूर पार्क कर दीजिए, थोड़ा पैदल चल के चले जाइए। अगर आपके ऑफिस में सीढ़ियाँ हैं तो आप लिफ्ट का इस्तेमाल मत कीजिए, लिफ्ट है तो आप सीढ़ी चढ़ के चले जाइए। ये थोड़े से चेंजेस आप अपनी जीवन शैली में, रूटीन में कर सकते हैं कि अगर आपको एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं भी मिला तो भी आपकी एक्सरसाइज हो जाए। घर का काम आप स्वयं कर सकते हैं। इससे मुझे अपना एक मरीज याद आता है जिसे कहते हैं बहाना नहीं बनाना चाहिए। वो पेशेंट सडनली 3-4 महीने में 10 kg लूज करके आए, और आई आस्क्ड हर कि भाई क्या हुआ, कैसे किया आपने। तो मेरे एक मरीज ने बताया कि भाई घर को छोड़ के जा नहीं सकते, एक्सरसाइज का टाइम नहीं था, बच्चे भी देखने हैं। तो मैंने आपने क्या किया? फिर डाइनिंग टेबल के चारों तरफ रनिंग करके पेशेंट ने वेट लूज किया। तो जिसके मन में आ जाती है, जिसने विल पावर कर ली, वो कहीं भी कर लेगा, चाहे आपके पास टाइम है या नहीं है, आपके घर में जगह है या नहीं है। आप अपनी बालकनी में ही टहल लीजिए। यहाँ पे एक और चीज़ जो आपको बहुत हेल्प करेगी वो है स्टेप ट्रैकर। आप कोई भी अपने मोबाइल में या फिटबिट ले लीजिए, या मोबाइल में ही अपने स्टेप्स काउंट कर सकते हैं। तो अगर आप नॉर्मल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो दिन के 10,000 स्टेप करने का आप प्रण कर लीजिए कि आपको इतना करना ही है। तो 3 चीज़ों में आप अपना इन्वेस्ट कीजिए, दैट विल बी हेल्पफुल टू यू। नंबर 1, कैलोरी काउंटिंग ऐप, कोई भी कैलोरी काउंट करने वाला जिससे आप डेली देख सकें कि आप क्या खा रहे हैं। नंबर 2, स्टेप ट्रैकिंग, अपने आप कितना चल रहे हैं, कितने दिन के आपके कितने दिन में आप पैदल कितना चले हैं वो। और तीसरा, एक डिजिटल वेइंग मशीन जरूर खरीद लीजिए। आजकल ऑनलाइन 1200, 1500, 1800 रुपये में अच्छी खासी डिजिटल वेइंग मशीन मिल जाती है, वो आप मंगवा लीजिए। और रोज सुबह उठ के फ्रेश होके अपना वेट नापिए, तो उसमें 200, 400, 500 ग्राम की भी बढ़ोतरी या घटत दिख जाती है। तो जिस दिन आपका वेट घट जाता है, आप बहुत उत्साह में आ जाते हो, आपको समझ आता है एक नया उत्साह मिलता है कि चलो हम इसको फॉलो करते हैं। और जिस दिन आपका बढ़ जाता है, आपको पता होता है आपने मैगी खाई है, आपने
कुछ पिज्ज़ा खाया तो नेचुरली आपके मन में एक आ जाता है कि नहीं हमें ये नहीं खाना है, देखिए मेरा 500 ग्राम वेट बढ़ गया। तो ये 3 चीज़ें आप कीजिए एंड एक डाइटिशियन की हेल्प लीजिए, प्रॉपर जिम की भी आप हेल्प ले सकते हैं। एंड आई होप इसे करके आप अपने लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त कर लेंगे और ये आप समझ लीजिए कि ये आपको ज़िंदगी भर करना है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, एक बेल बटन भी दबा दें ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलते रहें। इस चैनल पे हम लोग आपको इनफर्टिलिटी से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं उस पर धीरे धीरे जानकारी देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।